अपना ख्याल रखना या टेक केयर। हाँ, ये एक ऐसा वाकया है जो हम अक्सर फोन कॉल के अंत में बहुत ही एक आदत की तरह दूसरों को कह देते हैं। एक छोटी सी विदाई या एक रस्म की तरह फोन रखा और कह दिया टेक केयर। बिल्कुल बिना ज्यादा सोचे। हाँ, बिना सोचे। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम एक पल के लिए रुकें और सोचें तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम वास्तव में अपना ख्याल रखते हैं? दूसरों को हिदायत देना बहुत आसान है कि समय पर खाना खा लेना या ज्यादा तनाव मत लेना। सही बात है, दूसरों को कहना हमेशा आसान होता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब बात हमारी अपनी भावनाओं की होती है ना, अपने खुद के दिल और दिमाग की होती है, तो क्या हम सच में खुद की परवाह करते हैं या फिर हम सिर्फ दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आते हैं? इस सवाल ने ना मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सचमुच एक ऐसा सवाल है जो इंसान को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। और आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये इसी आत्ममंथन पर आधारित है। आज हम जिस स्रोत का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं वो सौम्या एस ग्रोवर की बेहद खूबसूरत किताब टेक केयर है, जो कि मुझे लगता है सिर्फ एक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इसे सिर्फ एक किताब कहा जाए तो इसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। ये असल में एक बहुत ही कोमल बातचीत है, एक लंबी कविता है, और सबसे बढ़कर ये एक आईना है जो इंसान को उसकी ही छिपी हुई भावनाओं, उसके अनकहे दर्द और उलझनों से रूबरू कराता है। और इस आईने में देखना कभी कभी बहुत डरावना भी हो सकता है। आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है कि हम प्यार, दर्द से उबरने की प्रक्रिया जिसे हम हीलिंग कहते हैं, और खुद की अहमियत को समझने की कोशिश करें। और साथ ही उन भावनात्मक सीमाओं या बाउंड्रीज को भी जिनकी मांग ये दुनिया करती तो है, पर उन्हें बनाना और निभाना कभी नहीं सिखाती। हाँ, वो तो है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। किताब का पहला और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्सा इस विचार पर प्रहार करता है कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ है। बचपन से हमारे समाज में हमें यही सिखाया जाता है ना कि अच्छे इंसान वो होते हैं जो दूसरों को खुद से पहले रखते हैं। अपना हिस्सा दूसरों को दे देना। हाँ, हमें अपनी जरूरतों पर चुप रहना और दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना सिखाया जाता है। यही पर किताब इस पूरी धारणा को एक बहुत ही सुंदर रूपक यानी एक मेटाफर के जरिए चुनौती देती है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी पेड़ की अपनी ही जड़ें सूखी हैं तो वो दूसरों को या अपने पत्तों और फलों को पानी कैसे दे सकता है? ये तो एक प्राकृतिक नियम है। बिल्कुल, पर इंसान अपनी भावनात्मक जिंदगी में इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। हमें खाली बर्तन से दूसरों की प्यास बुझाने की कोशिश करते रहते हैं और अंततः खुद पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसे अगर एक वास्तविक और थोड़े हल्के फुल्के उदाहरण से समझें तो हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, या शायद कभी कभी हम खुद वो इंसान होते हैं जो रात के 2 बजे भी दोस्तों की परेशानी सुनने के लिए जागता है। हाँ, वो दोस्त जो अपने एक्स का रोना रोता है और हम उसकी बातें सुनते रहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमें अपनी कोई परेशानी बतानी होती है या हम किसी मानसिक उलझन में होते हैं तो अचानक लोगों के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है या वे व्यस्त हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और आम उदाहरण है, और मजे की बात यह है कि ऐसा बार बार होने पर भी इंसान उस पैटर्न से बाहर नहीं निकलता। यहीं पर किताब एक बहुत ही व्यवहारिक सबक देती है जिसे हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो सबक है अपनी ऊर्जा की जांच करना। ऊर्जा की जांच? हम इसे कैसे करें? हर रिश्ते और हर इंसान के साथ ये महसूस करना जरूरी है कि कौन जीवन में ऊर्जा भरता है और कौन सारी ऊर्जा सोख लेता है। जो लोग हमारी ऊर्जा सोख लेते हैं उनके आसपास रहकर हम खुद को दुनिया की भीड़ में अनदेखा, अनसुना और पूरी तरह से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम इस तरह से लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करने लगें, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पीछे हटने लगें, तो क्या हम बुरे दोस्त या बुरे इंसान नहीं बन जाएंगे? क्योंकि सीमाएं या बाउंड्रीज खींचना तो अक्सर लोगों को बहुत आक्रामक और स्वार्थी लगता है। यही वो गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सीमाएं तय करने का मतलब है अपने और दूसरों के बीच ऊंची दीवारें खड़ी कर लेना, खुद को दुनिया से काट लेना। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन किताब बहुत ही शांति से समझाती है कि सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वे वास्तव में ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें समझदारी से खोलना या बंद करना चुनना चाहिए। ये तय करना हर इंसान का अधिकार है कि उसकी ऊर्जा और उसके समय के उस दरवाजे के भीतर किसे आने की अनुमति है और किसे नहीं। ये किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की रक्षा करना है। बिल्कुल, अपनी उस शांति की रक्षा करना है जो किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है।
दरवाजे जिन्हें हम खुद चुनते हैं, ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है। अब अगर हम जीवन के उस मोड़ की बात करें जहां ये दरवाजे अक्सर सबसे ज्यादा टूटते हैं, मतलब दिल टूटने का सफर, जिसे हार्ट ब्रेक कहते हैं। आमतौर पर जब हम दिल टूटने की बात करते हैं तो दिमाग में सीधा किसी रोमांटिक रिश्ते के खत्म होने का ख्याल आता है। लेकिन किताब में इसका दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। दिल टूटना किसी बहुत गहरी दोस्ती के टूटने से भी हो सकता है, जहां दो लोग सालों से हर बात साझा करते थे और अचानक अजनबी बन जाते हैं। हाँ, दोस्ती टूटना बहुत तकलीफ देता है। यह किसी करीबी द्वारा दिए गए धोखे से हो सकता है, या सबसे डरावना, किसी और इंसान को खुश करने के चक्कर में, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में खुद को खो देने से भी जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल, और जब ऐसा होता है तो इंसान खुद को समेटने की कोशिश करता है। लेकिन किताब एक जगह ये भी कहती है कि कभी-कभी प्यार का मतलब किसी के साथ रुकना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने के लिए वहां से चले जाना होता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हार मान लेना या छोड़कर चले जाना प्यार कैसे हो सकता है? क्या प्यार तो आखिरी दम तक रिश्ते के लिए लड़ने का नाम नहीं है? यह एक बहुत ही गहरा सवाल है। समाज ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्यार सब कुछ सहने का नाम है, लेकिन किसी ऐसी चीज के लिए लड़ना जो हमें अंदर से खत्म कर रही हो, वो प्यार नहीं है। वो बल्कि खुद के साथ किया गया एक भावनात्मक अन्याय है। कभी कभी प्यार का सबसे शुद्ध रूप वहां से चले जाना होता है, ताकि हम खुद को बचा सकें। यह उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक कदम होता है। और ये कदम उठाना कितना दर्दनाक होता है, ये किताब बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार करती है। वो रातों की नींद उड़ जाना, एक ही बात को बार बार दिमाग में सोचना या ओवरथिंकिंग करना, और रात के अंधेरे में खुद से ये सवाल पूछना कि क्या मुझ में कोई कमी थी, क्या मैं प्यार किए जाने के लायक नहीं था। ये एक ऐसा दौर होता है जहां इंसान खुद को पूरी तरह से खोखला महसूस करता है। और यहीं पर लेखिका उस टूटे हुए इंसान के नजरिए को पूरी तरह से पलट देती हैं। वो समझाती हैं कि कमी उस इंसान के अंदर नहीं थी जिसका दिल टूटा है। सच्चाई यह है कि वे लोग भावनाओं की गहराई, प्यार की उस अथाह क्षमता को समझने के लायक ही नहीं थे। ये सोचना ही कितना सुकून देता है ना। हाँ, और यहीं से ठीक होने या हीलिंग की एक नई परिभाषा सामने आती है। अक्सर लोग सलाह देते हैं कि सब भूल जाओ और जीवन में आगे बढ़ो, जैसे किसी कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करनी हो। हाँ, जैसे दिमाग में कोई डिलीट बटन हो जिसे दबाते ही सब साफ हो जाएगा। लेकिन हीलिंग का मतलब सब कुछ भूल जाना या यादों को मिटा देना नहीं है। असल में बिना टूटे, बिना कड़वाहट के उन बातों और अनुभवों को याद रख पाना ही सच्ची हीलिंग है। यह स्वीकार करना कि जो हुआ उसने कुछ सिखाया, लेकिन उसने हमें खत्म नहीं किया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो संवेदनशीलता या कमजोर दिखने की हिम्मत, जिसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं, उसका विषय अपने आप जुड़ जाता है। समाज तो अक्सर कहता है इतने भावुक मत बनो, रो मत, कमजोर लगोगे। तो ये वल्नरेबिलिटी असल में है क्या? क्या इसका मतलब अपने हर राज, अपना हर दर्द, हर चलते फिरते इंसान के सामने खोलकर रख देना है? बिल्कुल नहीं। हर किसी के सामने अपने राज खोल देना वल्नरेबिलिटी नहीं है, बल्कि असावधानी है। किताब कहती है कि हर कोई हमारे नर्म स्वभाव, हमारी उस मासूमियत तक पहुंचने का हकदार नहीं होता। वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करने की हिम्मत रखना, और उन्हें केवल उन लोगों के सामने व्यक्त करना जिन्होंने हमारा विश्वास जीता है। पर हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हाँ, लोग अपनी अच्छाई साबित करने के चक्कर में अपने नर्म दिल के लिए दुनिया से माफी मांगते फिरते हैं। हर बात पर स्पष्टीकरण देते हैं कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। ये तो रोजमर्रा की बात है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बार बार हमारे समय का, हमारी उपलब्धता का अपमान करता है। वो हमें तब याद करता है जब उसे हमारी ज़रूरत होती है, और हम क्या करते हैं? हम उसे दूसरा मौका देते हैं, फिर तीसरा मौका देते हैं, और खुद को समझाते हैं कि शायद इस बार वो मेरी कद्र करेगा। ऐसे में असली विकास या ग्रोथ किसे कहेंगे? ऐसे हालातों में असली विकास उस इंसान के इस पैटर्न को पहचानना है। उससे बहस करने, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने या उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी शांति को चुनते हुए वहां से चुपचाप दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा विकास है। तो मतलब बिना कुछ कहे पीछे हट जाना। किताब का एक और बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा यहाँ जुड़ता है कि अपनी शांति की रक्षा करना सीखें। हर बहस में जीतना या हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। अपनी ऊर्जा को उन फालतू के विवादों से बचाना चाहिए जहां सामने वाला समझने को तैयार ही ना हो।
खामोशी को जवाब बना लेना ये सुनने में बहुत शांत लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत ही असहज करने वाला होता है। सोशल मीडिया पर तो अक्सर हीलिंग को बहुत ही सुंदर, चमकचमाते हुए रूप में दिखाया जाता है, जैसे फेस मास्क लगाना, पहाड़ों पर घूमने जाना या कोई बहुत अच्छी कॉफ़ी पीना। लेकिन किताब बताती है कि विकास का ये सफ़र कोई फिल्मों जैसा आसान और सुंदर नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आगे बढ़ना हमेशा एस्थेटिक नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे आंसू होते हैं, अकेलेपन के पल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें अपने खुद के भीतर झांकना पड़ता है। अपने खुद के जहरीले पैटर्न्स का सामना करना पड़ता है। ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है कि हमारी भी गलतियां थीं। और कई बार सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी गलत जगह, किसी गलत इंसान के साथ बहुत लंबे समय तक रुके रहे। ये बात कि हम गलत जगह बहुत लंबे समय तक रुके रहे, ये स्वीकारोक्ति सबसे ज्यादा चुभती है। अक्सर लोग खुद को कोसते हैं कि हम इतने अंधे कैसे हो गए थे, हमें पहले क्यों नहीं समझ आया। और इसी आत्मग्लानि को दूर करने के लिए किताब एक और गहरा सबक देती है कि बहुत लंबे समय तक गलत जगह रुकने के लिए खुद को माफ करना सीखें। उस समय उस इंसान की समझ, उसकी परिस्थितियां ऐसी ही थीं, उसे उस रिश्ते में एक उम्मीद दिख रही थी। इसलिए खुद को क्षमा करना सबसे जरूरी है, क्योंकि खुद से लड़े बिना हम दुनिया से नहीं लड़ सकते। लेकिन जब हम इस तरह से किसी रिश्ते से बाहर आते हैं तो अक्सर मन में एक कड़वाहट भर जाती है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को भूलना है तो उससे नफरत करनी ही होगी। किताब का इस पर बहुत ही प्यारा संदेश है। हम किसी से नफरत किए बिना भी उनसे आगे निकल सकते हैं। एक अध्याय को बंद करने के लिए पूरी किताब को जलाने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा था उसे एक याद की तरह रखा जा सकता है, और जो बुरा था उसे एक सबक की तरह। इसी को खुद को चुनना कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद को चुनना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का सबसे बुनियादी तरीका है। इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं जहां खुद को चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी ऐसी स्थिति में टिके रहना जहां प्यार की कोई निरंतरता या कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन वो इंसान बहुत अपनापन दिखाता है, ढेरों बातें करता है जैसे हम दुनिया के सबसे खास इंसान हो, और अगले ही दिन एक गहरी खामोशी छा जाती है। संदेशों का कोई जवाब नहीं आता, जैसे हमारा कोई वजूद ही ना हो। ये जो हॉट एंड कोल्ड व्यवहार है, ये मानसिक रूप से इंसान को निचोड़ कर रख देता है। ये व्यवहार इंसान के आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ देता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि किसी रिश्ते में ठहराव या निरंतरता की उम्मीद करना कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। ये तो एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियादी जरूरत है। और यहीं पर किताब का एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक सामने आता है कि भविष्य की संभावनाओं से प्यार करना छोड़ें। ये भविष्य की संभावनाओं से प्यार करना क्या होता है? क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी इंसान की आज की सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं? बिल्कुल। अक्सर लोग किसी इंसान के पोटेंशियल से प्यार कर बैठते हैं कि आज भले ही ये मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन भविष्य में ये बदल जाएगा, या मेरे प्यार से ये एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। किताब चेतावनी देती है कि ऐसा सोचना खुद को धोखा देना है। इंसान आज जो है, इस पल जो है, उसके उस वास्तविक रूप को स्वीकार करना चाहिए। किसी की संभावनाओं के इंतजार में अपनी आज की शांति को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और शायद यही इंतजार, यही मानसिक थकान इंसान को अकेलेपन की गहरी खाई में धकेल देती है। इस किताब ने मानसिक स्वास्थ्य के इसी पहलू को बहुत ही नरमी से छुआ है। जो खामोश पीड़ा इंसान अकेले में सहता है, जिसे वो किसी को बता नहीं पाता, किताब उस पर मरहम लगाती है। ये सिखाती है कि हमेशा मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है, ठीक न होना भी बिल्कुल ठीक है। ये वाक्य सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन जब कोई अंदर से टूट रहा हो तो ये एहसास बहुत सुकून देता है कि उसे हर वक्त अपनी बहादुरी साबित नहीं करनी है। गहरे पैराग्राफ, वो काव्यात्मक भाषा, जब कोई इसे पढ़ता है तो ऐसा एहसास होता है जैसे कोई बहुत अपना, कोई बहुत समझदार दोस्त पास बैठकर धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं समझता हूं, तुम्हारे इस दर्द को मैं समझता हूं। और उसी दोस्त की तरह किताब एक आखिरी बहुत ही व्यवहारिक सबक देती है कि खुद के साथ वैसी ही करुणा या कंपैशन दिखाएं जैसी हम एक अच्छे दोस्त को दिखाते हैं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई। अगर हमारा कोई दोस्त गलती करता है या दुखी होता है तो हम उसे गले लगाते हैं, उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर खुद से गलती होने पर हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हैं? हम खुद को थप्पड़ मारने जैसी बातें क्यों करते हैं कि मैं ही बेवकूफ था? हमें खुद का भी सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा।
यह आत्मकरुणा ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इस किताब का जो मुख्य संदेश निकल कर आता है वो बहुत ही स्पष्ट और गणित की तरह सीधा है। हमारा अपने साथ जैसा रिश्ता होता है, हम अकेले में खुद से जैसी बात करते हैं, वही हमारे जीवन के बाकी सारे बाहरी रिश्तों की नींव तय करता है। अगर कोई इंसान खुद के अनादर को अपने भीतर बर्दाश्त करेगा, अगर वो खुद को कमतर आंकेगा, तो बाहरी दुनिया और बाहर के लोग भी उसके साथ वही पैटर्न दोहराएंगे। दुनिया अक्सर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा हम खुद को लायक समझते हैं। ये एक ऐसा सच है जिससे हम भाग नहीं सकते। अब जब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वे कुछ पलों के लिए शांति से बैठें और खुद के भीतर झांकें। इस आत्ममंथन के बिना ये सफर अधूरा है। बिल्कुल। कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान को खुद से पूरी ईमानदारी से पूछने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि दूसरों को आराम देने के लिए, दुनिया को खुश रखने के लिए हम खुद को कहाँ पीछे छोड़ रहे हैं। अपनी किन ज़रूरतों को, किन सपनों को हम रोज़ अनदेखा कर रहे हैं। और ऐसी कौन सी सीमा है जिसे तय करने से हमें डर लगता है। क्या हमें लगता है कि अगर हमने किसी बात पर ना कह दिया तो कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए या हमें छोड़ ना दे। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें आखिर किसे माफ करने की जरूरत है। क्या वो कोई और है जिसने हमें चोट पहुंचाई, या शायद हम खुद हैं जिन्हें हमारी अपनी माफी की सबसे ज्यादा दरकार है। जब इंसान इन सवालों का सामना करता है, जब वो उस असहजता से गुजरने की हिम्मत जुटाता है, तो यहीं से सही मायनों में हीलिंग की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सफर है जहां कोई शॉर्टकट नहीं है। सचमुच इस पूरी चर्चा ने टेक केयर के मायने ही बदल दिए हैं। शुरुआत में हमने बात की थी कि अपना ख्याल रखना अक्सर वो आखिरी वाक्य होता है जो हम फोन रखते समय दूसरों को बोलते हैं, लेकिन शायद ये वो पहला वाक्य होना चाहिए जो हर सुबह उठते ही जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें खुद से कहना चाहिए। हमें खुद से वादा करना चाहिए अपने कीमती समय का ख्याल रखने का, अपने इस कोमल दिल का ख्याल रखने का और अपनी उस ऊर्जा का ख्याल रखने का जो हमें जिंदा रखती है। क्योंकि जब इंसान इस तरह से पूरी शिद्दत के साथ खुद का ख्याल रखना शुरू करता है तो वो किसी से प्यार की, ध्यान की या समय की भीख मांगना बंद कर देता है। वो सच्चे प्यार को पहचानना सीख जाता है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। लेकिन जाते जाते इस पूरी चर्चा से हटकर मैं एक नया सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी, एक ऐसा विचार जो शायद हमें और गहराई में ले जाए। आज हमने खुद को बचाने, सीमाएं खींचने और अपनी रक्षा करने की बहुत बात की, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि खुद को बचाने की इस जद्दोजहद में हमारी ये बाउंड्रीज, ये सीमाएं इतनी ऊंची हो जाएं कि वे दीवारें बन जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में अनजाने में सच्चे प्यार, सच्ची परवाह और दुनिया की अच्छाई को भी बाहरी रोक दें? ये वाकई सोचने वाली बात है। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को सुरक्षित रखने और खुद को एक भावनात्मक कैद में बंद कर लेने के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ है? सोचिएगा जरूर। तो आज के सफर को हम इसी शांति भरे ठहराव और इस गहरे सवाल के साथ विराम देते हैं। इससे पहले कि इस दिल को फिर से किसी और के हवाले किया जाए, इससे पहले कि किसी भी बात को बहुत गहराई से महसूस करने के लिए दुनिया से माफी मांगी जाए, रुकना चाहिए, एक गहरी सांस लेनी चाहिए और बस एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना